डाउट बच रहे हैं, सॉरी जेईई मेंस प्रीवियस ईयर में, वो नंबर लिख के भेज दो। या जेईई मेन पूरा हो गया था? ठीक है, चलो किसी ने भेजा 26। 26 में अपने को बोला गया है वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पहले फिगर बना लेते हैं। तो हमारे पास बोला गया है कि एक वेरिएबल लाइन है जो 2,3 से पास कर रही है और इस तरीके से हमारे पास काम हो रहा है। ठीक है, यहां पर मान लो पॉइंट आ गया P 2,3, सॉरी इसको P नहीं बोलना, चलो ये पॉइंट है वैसी 2,3। अब हमें बोला गया कि ये जो हमारी लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P और Q पर। तो एक्स एक्सिस वाला P मान लेते हैं, वाई एक्सिस वाला Q मान लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल जो है OPRQ वो कंप्लीट किया गया। तो OPR कहां पर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। जैसे मान लो अगर ऐसी सी फिगर बना दे एक, तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन आ गई और अगर इनको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया OPRQ। तो ये कह रहा है कि जो यहां पर रेक्टेंगल बनाने के लिए हमने R पॉइंट लिया है, तो ये जो R पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट का लोकस मांग रहे। तो हमें नहीं पता R पॉइंट कितना है, हमने मान लिया H, K है। अगर हम P पॉइंट की बात करें तो R से P जाने में हम वर्टिकल मूव कर रहे हैं। वर्टिकल मूव करने पे कभी भी x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। तो x कोऑर्डिनेट P का कितना आएगा? H आएगा। y कोऑर्डिनेट 0 आएगा क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर Q की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, K। अब देखो, अगर P पता है तो इसका मतलब हमें x इंटरसेप्ट पता है, इसका कितना आएगा? H आएगा। अगर हमें ये पता है तो हमें इसका y इंटरसेप्ट पता है, कितना आएगा? K आएगा। तो अगर मुझे PQ लाइन की इक्वेशन बतानी हो तो वो आ जाएगी x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अब इस लाइन के बारे में स्पेशल ये है कि ये 2,3 पॉइंट से पास कर रही है। तो 2,3 उठाकर पुट कर दो, 2 अपॉन एच प्लस 3 अपॉन के इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो 2k प्लस 3h इज इक्वल टू एच के, और h और x को k और सॉरी h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये हमारा 26 का आंसर आ जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्रुव तू कह रहा है कि 26 क्वेश्चन ही नहीं है मेंस में। कौन से क्वेश्चन देख रहा है भाई तू? ये तो तुम्हारे पास शीट दूसरी होगी, मेरे पास कोई और वाली साल वाली होगी। तो एक काम करो, अगर तुम्हारी वाले में क्वेश्चन नंबर अलग तरीके से दिए हुए हैं तो जो जिस साल आया हुआ है क्वेश्चन उस साल का नंबर लिख के भेज दो। ठीक है, चलो कबीर ने अब बोला 18th क्वेश्चन। एटींथ में हमें बोला गया लाइन इज ड्रॉन टू द पॉइंट 1,2 टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q। सॉरी, तो हमें बोला गया 1,2 से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। ये डिस्कस हो गया था, फिर क्यों पूछ रहे हैं दोबारा? भाई जो हो चुके हैं वो तो मत पूछो दोबारा। किसी का है 22। 22 में हमें बोला गया एबीसी भी नॉन जीरो नंबर सिर्फ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दो लाइंस गिवन है हमें, 4ax प्लस 2ay प्लस सी इक्वल टू 0, और जो दूसरी लाइन है वो गिवन है 5bx प्लस 2by प्लस डी इक्वल टू 0। हमें कहा गया इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और ए बी सी डी के बाद में एंड इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू एक्सिस, दोनों एक्सिस से इक्वी डिस्टेंट है। तो मान लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है, इसका दोनों एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो अल्फा कोमा माइनस अल्फा आएंगे। जितना एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करोगे अल्फा, उतना ही नीचे आना पड़ेगा अल्फा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो यहाँ पर ध्यान देना अल्फा को पॉजिटिव होना जरूरी है। तो अल्फा कोमा माइनस अल्फा जो पॉइंट है वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर L1 लाइन में पुट करें पहली लाइन में तो क्या बन जाएगा, 4a अल्फा माइनस 2a अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से 2a अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी, तो अल्फा आ जाएगा माइनस का c अपॉन 2a। इसी तरीके से जो पॉइंट हमने लिखा है वो L2 लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर पुट करो 5b x का मतलब 5b अल्फा, 2b y का मतलब हो जाएगा माइनस का 2b अल्फा, जब माइनस अल्फा पुट करेंगे तो प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3b अल्फा इज इक्वल टू माइनस का d, तो अल्फा की वैल्यू माइनस d अपॉन 3b। अब दोनों जगह से जो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है वो होगी तो बराबर, तो इनको इक्वेट करवा दो, माइनस सी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस का d अपॉन 3b, माइनस माइनस कट के ये आ गया 3bc इक्वल टू 2ad। और ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो वो करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई किसी को दिक्कत हो इसमें तो 22 में। इसके बाद किसी ने पूछा है 13th क्वेश्चन, सॉरी 13th में बोला हुआ है द लाइन एल गिवन बाय एक्स अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 पासिस थ्रू द पॉइंट 13, 32। ये लाइन 13, 32 से पास कर रही है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कराएगा। पहले तो वो काम कर लेते हैं। तो 13/5 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी डलेगी 32। ये भी डिस्कस हो गया था। तो यार वो किसने पूछा था यार ये, हाँ भाई निगम, महक अटेंड नहीं करी थी पिछली वाली क्लास तुम लोगों ने। एक मिनट रुको, बाकी लोग रिप्लाई करना बंद करो, एक बार चैट में लिखना निगम और महक तुम लोगों ने लास्ट क्लास ट्राई करी थी या नहीं। अटेंड नहीं करी थी बेटा, तो फिर तो जो वीडियो अपलोड हो चुकी है वो देखनी चाहिए तुम्हें। वो ऐसा नहीं होगा ना कि तुम कोई क्लास मिस कर दो उसके बाद फिर दोबारा वही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है अपने पास भी। अब एडवांस प्रीवियस ईयर भी करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी बचा है, इंटीजर भी बचा है, सर्कल भी चालू करना है। तो पहले एक बार वो देख लेना, उसके बाद अगर कोई डाउट्स बच जाए जो डिस्कस नहीं हुए थे फिर वो पूछना। चलो मेरे हिसाब से फिर सारे हो चुके हैं, अब एडवांस डिस्कस करते हैं अपने। किसी के कुछ रह गए हैं तो एंड में देख लेंगे एक बार। तो जेई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर जो है, पहली बात तो सवाल ही 9 है, उसमें जल्दी से बताओ कौन सा डाउट है। ठीक है, किसी का आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो। फर्स्ट में अपने को बोला हुआ है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एच कॉमा के। एक बार इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं सारी। with the lines y equal to x and x plus y equal to 2। तो देखो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि एक ऐसी लाइन बनाओ जो h कोमा k से पास करे और पैरेलल टू x एक्सिस हो। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उस पर y कितना रहता है, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। तो जितना h कोमा k का है उतना ही y कोऑर्डिनेट पूरी लाइन का होगा, तो y इक्वल टू k। ये पहली लाइन, ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीन लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसके एरिया की बात कर रहा है हमसे, है ना। सॉरी। तो मान लो ये ट्राइंगल आ गया, प्रॉपर फिगर भी बना सकते हो लेकिन ना भी बनाओ तो काम चल जाएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। y इक्वल टू एक्स और x प्लस वाई इक्वल टू 2। एक काम करते हैं, एक एक करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स और x प्लस वाई इक्वल टू 2, इनका आ जाएगा 1,1। ये जो पॉइंट है y कोऑर्डिनेट तो k है ही, इस लाइन में पुट करोगे x प्लस वाई इक्वल टू 2 में तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 माइनस के। और अगर यहां पर पुट करोगे y इक्वल टू एक्स, तो y कोऑर्डिनेट तो k है ही, x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा k। तीनों पॉइंट आ गए, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। 1 1 के 2 माइनस के
1 1। तो अगर हमें एरिया फाइंड करना होगा तो वो होगा मोड के अंदर 1/2, के माइनस के वो कटेगा, के स्केयर माइनस 2k प्लस के स्केयर प्लस 2 माइनस के और माइनस का के। इस पूरे का मोड हमें किसके बराबर करना होगा, कितना दिया हुआ है अपने को 4h²। तो यहां से तुम नोटिस करोगे 2k² बनेगा, अपॉन में 2 करोगे तो k², -4k अपॉन 2 करोगे तो माइनस का 2k प्लस 1। पूरे का जो मोड है वो आ जाएगा 4h²। तो यहां से तुम देख सकते हो कि क्या बन रहा है, k-1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 2h का होल स्केयर। तो स्केयर हटाओगे तो दो ऑप्शन आएंगे, k-1 या तो 2h के बराबर होगा या k-1 माइनस 2h के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, h और k को x और y से रिप्लेस कर दिया, यहां पर आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 1। ये दो लोकस क्रिएट हो गया हमारे पास, ये आंसर होगा। किसी को दिक्कत है तो जल्दी से बताओ भाई, इस क्वेश्चन में पहले दिक्कत है तो वो बताओ। क्लियर है सबका? अब किसी ने बोला फोर्थ क्वेश्चन, और कोई वो क्वेश्चन नहीं बोलेगा जो क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। अगर उसमें अभी भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, बाकी सबका टाइम वेस्ट ना हो। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए गए। पी पॉइंट है माइनस का साइन बीटा माइनस अल्फा और माइनस का कोस बीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। जो क्यू पॉइंट है हमारे पास वो है कोस बीटा माइनस अल्फा कोमा साइन बीटा, और आर पॉइंट है अपने पास कोस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा कोमा साइन बीटा माइनस थीटा। तो हमसे कह रहा है कि जैसे पहला ऑप्शन है कि पी क्यू और आर के बीच में आ रहा है, या क्यू पी आर के बीच में आ रहा है, आर पी क्यू के बीच में आ रहा है, या पॉइंट्स कोलिनियर ही नहीं है, ऐसी बातें हमसे करवा रहे हैं। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर आ भी रहे हैं नहीं आ रहे। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, पहले रैंडम कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे पी क्यू ले लिए, पी क्यू पॉइंट्स लेने के बाद उनका स्लोप निकाल लो। तो स्लोप निकालना हम जानते हैं, क्या करेंगे, y2 माइनस y1 यानी साइन बीटा प्लस कोस बीटा, अपॉन में आएगा x2 माइनस x1 मतलब कोस बीटा माइनस अल्फा, साथ में आ जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा, ये आएगा। इसी तरीके से हम स्लोप निकाल लेंगे, सपोज करो क्यू आर का स्लोप निकाल लेंगे। क्यू आर का स्लोप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन बीटा माइनस थीटा माइनस साइन बीटा, और अपॉन में होगा अपने पास कोस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, और माइनस में आ जाएगा कोस बीटा माइनस अल्फा। स्लोप आ गई ये दोनों। ऊपर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी की अगर बात करेंगे तो वो आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और इंटू में आएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, तो बेसिकली माइनस का थीटा बाई 2। ऐसे नीचे सोल्व कर लेंगे, 2 माइनस का 2 साइन कोस सी माइनस कोस डी कितना होगा, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, जो कि होगा बेसिकली बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा बाई 2, और साथ में आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये माइनस साइन थीटा बाई 2 ये तो पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया, अपने पास क्या बचेगा, कोस बीटा माइनस थीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा बाई 2। तो यहां से तुम वैसे देख ही सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो पी क्यू लाइन है उसका जो स्लोप आया है और क्यू आर का जो स्लोप है दोनों बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि क्यू आर के स्लोप में थीटा आ रहे। ठीक है, तो वो एलिमिनेट तो फिलहाल हो नहीं रहा, हालांकि कोशिश कर सकते हैं लेकिन मुझे लग नहीं रहा एलिमिनेट होगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। पीक्यू में कहीं पर भी थीटा नहीं है, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करोगे भी तो धक्के से थीटा आएगा भी नहीं। तो दोनों का स्लोप अगर बराबर नहीं आ रहा तो मैं डायरेक्ट यहां से बोल सकता हूं कि पी क्यू आर जो तीनों पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है ही नहीं। तो कोलिनियर नहीं है तो पी क्यू आर के बीच में आ रहा है या क्यू पी आर के बीच में आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट हम बता सकते हैं, तो आंसर अपना डी आ जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो बोलो। रोहन वैल्यू मान के कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली माननी नहीं चाहिए, आदत यही डालो कि जो जिस तरीके से उसने वैल्यू दी हुई है उसी तरीके से काम करो।
करने को कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट वगैरह में ये काम कर लिया करो। जब क्वेश्चन बैंक घर पे कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो पहली बार, तब मत किया करो, क्योंकि उसमें भी कुछ गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। जैसे मान ले तूने पर्टिकुलर ऐसा थीटा मान लिया जिस पर मान ले गलती से बराबर आ गया, हमेशा बराबर नहीं है लेकिन किसी पर्टिकुलर थीटा पर बराबर आ गए दोनों स्लोप, तो तू तो ये बोल देगा कि दोनों तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर ये होना चाहिए कि कभी कोलिनियर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, और आंसर एक्चुअली ये आना था और तूने मानकर ऐसे एजम्पशन मान लिया कि कोलिनियर आ गए, तो लिखाएगा कि हाँ 100% गारंटी है कि हो गई होगा कोलिनियर। तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है, नन ऑफ दीज ऑप्शन हो तो और भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए जितना हो सके उतना कम मानकर चलना है। थर्ड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा पहले भी दिया हुआ है, एक मिनट रुको मैं बता देता हूँ। और ये पूछ कौन रहा है थर्ड भाई? यार बार बार मत पूछो यार, देखो क्वेश्चन मैं लगभग लगभग सारे डिस्कस करवा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम वही सवाल दोबारा पूछ लेते हो तो आत्मा सी मर जाती है कि करवा दिया पहले। ये क्वेश्चन हो चुके हैं ना अगर मुझे सही याद है तो, थर्ड वाला। दो तरीके बताए थे इसके अलग अलग। कौन सा सवाल है? हाँ, जेई मेंस प्रीवियस ईयर का 14th क्वेश्चन यही तो है। किसने पूछा ये? थर्ड पूछने वाला कौन था? एक मिनट रुको। हाँ भाई मलिक। और साथ के साथ जो, जैसे अगर डाउट रह जाता है तो जैसे अब ये वाला पिछले वाला सवाल है, साथ के साथ लिख के भेज दो किसी तरह, इसमें फोर्थ में डाउट है, फर्स्ट में डाउट है, उससे पहले जो आपने डिस्कस करवाए उनमें नहीं हुआ, समझ नहीं आया, तो उसी टाइम बता दूंगा ना। चलो अब कोई बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में बोला हुआ है लोकस ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 1 प्लस पी इंटू एक्स माइनस पी वाई। यार एक काम करो, या तो ये क्वेश्चन एक बार के लिए छोड़ दो फिफ्थ वाला, क्योंकि फिफ्थ वाले में जो ऑप्शंस हैं वो हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स हैं, और तुम्हें फिलहाल कोई आइडिया ही नहीं है, तो मैं बोल भी दूंगा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो एक बार के लिए रहने दो। जब सर सब कुछ हो जाएगा इसको मार्क करके रख लो कि एंड में करना है इसको, ठीक है, तब कर लेंगे इसको। ठीक है, किसी ने बोला एट्थ क्वेश्चन? सेवेंथ किसके? तेरे? चलो पहले सेवेंथ डिस्कस कर लेते हैं। सेवेंथ में अपने को बोला गया, देखो सेवेंथ क्वेश्चन एक तो बोनस हुआ था, मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें बोला गया ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और सी जीरो से बड़ा है। तुम अगर बाकी कंडीशन ना भी पढ़ो, बाकी जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तुम सिर्फ ऑप्शंस पर ध्यान दो। जैसे पहला ऑप्शन तो है ए प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। अब मैं इसका बोनस होने का कारण बताता हूँ, तुम्हें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, और ये शायद सिंगल करेक्ट में पूछा गया था, हो सकता है मैं वहां पर गलत हूं, पर ऑप्शंस लिखने तो ए माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, और डी ऑप्शन है अपने पास ए प्लस बी माइनस सी लेस देन जीरो। तो इस क्वेश्चन का कुछ खास मतलब रह नहीं जाता, जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है ना कि लाइन्स आ रही हैं और डिस्टेंस 2√2 से कम है और ये सब बातें, कोई मतलब नहीं है उसका, उसको इग्नोर करो। ए बी सी तीन नंबर हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और पॉजिटिव है सारे। एक बात बताओ, बी माइनस सी कैसा नंबर होगा? अगर बी सी से बड़ा है तो बी माइनस सी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, और ए तो जीरो से बड़ा है ही तो ये भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो इनका सम क्या आएगा? पॉजिटिव, मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसी तो अगर ए ऑप्शन सही है तो डी ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर बता रहे हैं। ऐसे एक जगह लिखा हुआ है ए माइनस बी प्लस सी, अगर ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी कैसा नंबर होगा? पॉजिटिव होगा, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो पॉजिटिव। सी कैसा नंबर है? पॉजिटिव है, दिया हुआ है। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो सम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो सी भी सही है। तो सी सही है तो बी ऑब्वियसली गलत होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और सी। तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी और शायद इसीलिए बोनस हुआ होगा। सॉरी, ठीक है। हाँ हो जाती है, आईआईटी में भी कभी कभी बोनस हुए हैं, रेयरली होते हैं मेंस के कंपैरिजन में, लेकिन हो जाते हैं। चलो बार बार नाइन्थ क्वेश्चन लिख रही है काफी सारी जनता, नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ में हमें बोला, अरे यार ये तो तुम्हारा उसका है, नाइन टेंथ में पढ़ के आते हो तुम लोग, ए एक्स प्लस टू वाई
इज इक्वल टू है लेमडा और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू है म्यू। हमें कहा गया लेमडा ए लेमडा म्यू आर को बिलोंग करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। पूछ रहे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है कि अगर ए माइनस थ्री हो गया, लिखकर देखते हैं, अगर ए माइनस थ्री हो गया तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3x प्लस 2y इक्वल टू लेमडा। दूसरी इक्वेशन आएगी 3x माइनस 2y इक्वल टू म्यू। पहली लाइन का स्लोप निकालोगे तो वो 3/2 आएगा, दूसरी लाइन का स्लोप भी आएगा 3/2। तो ये कह रहे हैं देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू। तो ये गलत बात होगी, क्योंकि स्लोप तो बराबर है, स्लोप बराबर है तो दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, या फिर हमारे पास जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट आएंगी। वो डिपेंड करेगा लेमडा और म्यू की वैल्यू पर। अगर लेमडा और म्यू इस तरीके से सेट हो जाए कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर c1/c2 उन सब के बराबर नहीं आ रहा तो पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस के केस में आते हैं जीरो सॉल्यूशंस। तो हर लेमडा और म्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होना, ये बात गलत हो जाएगी। तो ए ऑप्शन तो गलत है हमारा। आगे देखते हैं। अगर बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में बोला गया कि अगर a माइनस थ्री के बराबर नहीं है देन द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर मैं a1/a2 इक्वल टू a1/a2 की बात करूं तो यहां से कितना आएगा, a/3। अगर a माइनस थ्री के बराबर नहीं है तो -3/3 -1 नहीं हो सकता। अगर मैं b1/b2 की बात करूं तो वह है 2/-2, वो -1 के बराबर है। तो दोबारा बोल रहा हूं, अगर a -3 नहीं है तो a1/a2 -1 नहीं हो सकता, लेकिन b1/b2 -1 है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। उसमें c1 और c2 का कोई रोल ही नहीं आता। तो इसका मतलब लेमडा और म्यू कुछ भी हो जाए, अब इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी में हमसे क्या कह रहे हैं, सी में कह रहे हैं कि अगर a इक्वल टू -3 है और साथ में कह रहे हैं कि लेमडा प्लस म्यू अगर 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये बात सही है गलत है, देखते हैं। तो लाइंस क्या बन जाएंगी, a को -3 पुट करोगे तो माइनस का 3x प्लस 2y इक्वल टू लेमडा। दूसरी लाइन है 3x माइनस 2y। यहां से देखो, अगर लेमडा प्लस म्यू 0 है तो म्यू कितना आ जाएगा, माइनस का लेमडा। ये आ गया। चेक करो, अगर ऊपर वाली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये आएगा। मतलब लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मतलब सी ऑप्शन सही है। और ऐसे ही तुम चेक कर लोगे डी ऑप्शन। डी में उसने क्या बोला हुआ है, डी में कह रहा है कि अब ए तो -3 के बराबर है लेकिन लेमडा प्लस म्यू 0 के बराबर नहीं है। तो अगर लेमडा प्लस म्यू 0 के बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन ऊपर वाली नहीं हो पाएगी। मतलब कोइंसिडेंट लाइंस ना बनकर पहले वाला केस होगा, कौन सा, पैरेलल वाला। तो अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 0 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है तो। 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया, 8th क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास एक पी पॉइंट है, मान लेते हैं, कुछ आइडिया नहीं है, मान लेते हैं h, k है। तो ये कह रहे हैं कि D1P का जो मतलब है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 0 लाइन से जो डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस निकालना हम जानते हैं, क्या करेंगे, पॉइंट पुट कर देंगे, h माइनस के अपॉन में आ जाएगा √2 पूरे का मोड। इसी तरीके से जो D2P है उसका मतलब हमारे पास बोला गया है x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन से डिस्टेंस। h, k पुट करो तो h प्लस के अपॉन में आ जाएगा √2 इसका मोड। अब ये कह रहे हैं कि D1P प्लस D2P, मतलब दोनों का सम कर दो। दोनों का सम करेंगे तो h माइनस के अपॉन √2 इसका मोड, साथ में आएगा h प्लस के अपॉन √2 इसका मोड। और ये जो सम है वो 4 और 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, h और k को x और y से रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का मोड,
साथ में आ जाएगा x प्लस वाई का मोड, √2 को उधर शिफ्ट करो 4√2 और इधर आ जाएगा 2√2। अब ये कह रहे हैं कि इससे जो जो ये हमने इक्वेशन निकाल ली, बेसिकली जो लोकस निकाल लिया, इससे जो रीजन एक्सप्रेस हो रहा है, जो रीजन आ रहा है उसका एरिया बताओ कितना आएगा, और हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो एक बार फिगर बना लेते हैं। तो सिर्फ वो एरिया चाहिए, ध्यान देना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमें यहां पर दो केसेस बनाने पड़ेंगे अलग अलग। पहला केस में मानकर चलूंगा कि मान लो यही लिख रहा हूं मैं, x ग्रेटर देन वाई है, या इक्वल टू वाई भी मान सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तो क्या बनेगा, देखो 2√2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो x और y दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला मोड तो हमेशा x प्लस वाई ही आएगा, पॉजिटिव से ही खुलेगा। मेन मुद्दा इसका है x माइनस वाई का। तो अगर x y से बड़ा है तो अंदर वाला नंबर क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ये वाला नंबर क्या निकल कर आएगा, x माइनस वाई। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x। ये बन गया। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो आ गई 2√2 से लेकर √2, 2 से डिवाइड करने के बाद। ये तो तब है जब x y से बड़ा है। सेकंड केस क्या होगा अपने पास, जब x y से छोटा है। अगर x y से छोटा है तो अब ये वाला मोड जो है पहले वाला वो नेगेटिव से खुलेगा, मतलब इसकी वैल्यू अब कितनी आएगी, y माइनस एक्स। तो इधर से मिला y माइनस एक्स, इधर से y प्लस एक्स, जुड़कर हो गया 2y। तो ये आ गया 4√2 और 2√2 के बीच में 2 से डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू भी ऊपर वाले की तरह 2√2 और √2 के बीच में आ जाएगी। तो x भी √2 से 2√2 है और y भी √2 से लेकर 2√2 है। अब इनसे बनने वाला जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। बताओ भाई, फिगर बनाकर कर लोगे आगे काम, या करके दूं पूरा? यहां पर एक बात का और ध्यान देना, हमने बार बार कंडीशन लगाई है कि x y से बड़ा है या छोटा है। तो एक लाइन बना लेते हैं x इक्वल टू वाई, जैसे मान लो ऐसी लाइन आई है, हम जानते हैं, ठीक है। तो जब तुम x को y से बड़ा मान रहे हो, मतलब मैं लाइन के नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, इस हिस्से की, क्योंकि दो हिस्से बढ़ते हैं ना, एक नीचे वाला एक बार ऊपर वाला। तो नीचे वाले हिस्से में x जो है वो √2 से लेकर 2√2 के बीच में है, y कुछ भी हो सकता है। तो x √2 कहां पर होगा, यहां पर होगा, और ये कितना आएगा यहाँ पर, 2√2, ठीक है। और इसी तरीके से, सॉरी, जब तुम x, सॉरी, ये कहोगे पूरा, मतलब √2 से लेकर 2√2, ये वाला एरिया पूरा कवर हो जाएगा हमारे पास, ये वाला एरिया। और जब तुम x बोलोगे कि y से छोटा है, मतलब हम लाइन के ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। अब y आएगा √2 से लेकर 2√2 के बीच में, तो ये √2 मान लो और ये मान लो 2√2, ये आएगा। तो अब ये वाला पूरा एरिया आएगा, ठीक है, लाइन के ऊपर वाला। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं, ये एरिया हमारे काम का होगा। ये जो ग्रीन से शेड किए, तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, नहीं ट्रेपेजियम नहीं है ये, ये फिगर बनेगी जो मैंने बनाई है, देख लो, इसका नाम तो क्या ही रखोगे। तो यहां पर ऊपर देख लो, इसी पेज पे कर लेते हैं। तो तुम्हें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, जो बड़े वाला स्क्वायर बन रहा है देखो, जिसकी साइड लेंथ 2√2 है, उसका एरिया निकालना होगा, यानी 2√2 का स्क्वायर। उसमें से ये देखो जो छोटे वाला स्क्वायर बन रहा है, √2 साइड लेंथ वाला, ये वाला एरिया माइनस करना होगा। तो √2 वाले का एरिया कितना आएगा, √2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 2, तो यहां से आंसर अपने पास आ जाएगा 6। कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो भाई। पर ये ध्यान रखना कौन सी कंडीशन कहां पर काम कर रही थी, उसके हिसाब से एरिया शेड हुआ। y इक्वल टू एक्स क्यों ली, y इक्वल टू एक्स इसलिए ली क्योंकि हमने यहां पर जो कंडीशंस लगाई हैं मोड को खोलते वक्त, एक बार x y से बड़ा लिया, एक बार x y से छोटा लिया। तो जो लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब एक बार x को y से बड़ा छोटा ले रहे हैं, तो पहले हम ये तो देख लें कि बराबर कहां पर है। तो बराबर कहां पर होंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन पर होंगे। तो एक तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ x बड़ा होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो y बड़ा होगा। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो प्लॉट करना है वो कि कहां पर प्लॉट करना है। ऐसा थोड़ी ना कि x √2 से 2√2 पूरा ले लेंगे अपने, हमें वो एरिया देखना पड़ेगा जो एरिया काम का होगा। तो मैंने ये वाला एरिया कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाले केस को, कि हमारे पास x जो है वो √2 से लेकर 2√2 के बीच में है। ऐसा नहीं है कि x √2 से 2√2 है तो रैंडम जहां मन करेगा वहां बना दोगे पूरी फिगर। फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने बोला था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, और x y से बड़ा होना चाहिए तो जिस तरफ x y से बड़ा है उसी तरफ बनाएंगे। ऐसे जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से में हमने किसको प्लॉट किया कि y इस बार, ये जो y है वो √2 से 2√2 है। जिस एरिया में प्लॉट होना चाहिए उसी में प्लॉट करना है, ऐसा नहीं कुछ मर्जी कर रहे हैं अपनी मर्जी से। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? कुछ दोबारा एक्सप्लेन करना है इसमें? टेस्ट डिस्कशन हो जाएगा, वो मैं अपने आप बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो। अभी क्वेश्चन की बात करो पहले। अभी बीच में टेस्ट डिस्कशन का वो जो हो रहा है बेटा वो तो देख ले रोहन। ये आता है क्वेश्चन तुझे? ये हो गया था रोहन तेरा क्वेश्चन ये? नो सर। तो तू पहले अब ये लिख के भेज रहा है कि सर टेस्ट डिस्कशन कब होगा? अब जो हो रहा है वो तो देख ले एक बार। क्या पता काम आ जाए कभी जीवन में, क्या पता पेपर अगर देने का मन करेगी अपना 2 साल बाद, 1.5 साल बाद। अब तो क्या पता सवाल ऐसा सा कोई आ जाए, क्या पता कोई काम आ जाए अपने। टेस्ट डिस्कशन भी कर लेंगे, मत चिंता कर। चलो ये क्लियर है। और बताओ भाई, कौन सा रह गया एडवांस प्रीवियस ईयर में? छठा सवाल। छठे में बोला गया, अ स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3, -2 is inclined at an angle 60 degree to the line √3x plus y equal to 1. If L also intersects the x-axis, then the equation of L is. कोई बात नहीं, एक काम तो तुम फिगर से कर सकते हो, मैं दोनों मेथड बता देता हूं जो जो पॉसिबल है, जो तुम्हें अच्छा लगे। मेथड 1 तो ये हो सकता है कि तुम थोड़ी फिगर की हेल्प ले लो, ज्योमेट्री की। ये कार्टेशियन प्लेन आएगा अपने पास, तो √3x plus y इक्वल टू 1। अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन का स्लोप कितना है पहले ये देखो। इस लाइन का स्लोप है माइनस का √3। -√3 नेगेटिव स्लोप है, तो ये लाइन कैसी सी बनेगी अपने पास? कुछ ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। सॉरी। अब ये लाइन अगर हम बात करें, अगर इसका स्लोप -√3 है तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 120 डिग्री। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और दूसरी डायरेक्शन में देखोगे तो 60 डिग्री बनता जाएगा। अब हमें तीसरी लाइन, दूसरी लाइन चाहिए, एक नई लाइन चाहिए जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो 60 डिग्री बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? देखो, 60 डिग्री बेसिकली मुझे रोटेट करना है ना इसको, तो 60 डिग्री या तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूं इस तरफ, देखो लाइन को, या फिर 60 डिग्री में रोटेट कर सकता हूं इस तरफ। ध्यान देना, मैं सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूं, रोटेशन के साथ शिफ्टिंग भी होगी बाद में सिर्फ, लेकिन मैं अभी तक लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूं, वो ध्यान देना। तो 60 डिग्री अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा, ठीक है, तो लाइन के साथ एंगल कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। तो ध्यान से देखना क्या होगा, लाइन बनेगी कुछ ऐसी, ये जो ग्रीन वाली नई लाइन बनाई है। तो सोच के देखो, ये वाला एंगल हम बता सकते हैं कितना आएगा? अगर टोटल पहले 120 डिग्री था, 60 डिग्री हमने रोटेट कर दिया तो ये आ गया 60 डिग्री। अब ये वाली जो लाइन है, जो हमने नई लाइन बनाई है, वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो इस लाइन का स्लोप, जो रिक्वायर्ड लाइन है, उसका स्लोप कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है पहले वाली। अच्छा, इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करें। तो देखो, ये 120 डिग्री था, तो दूसरी डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो अगर तुम इस लाइन को 60 डिग्री इस तरफ रोटेट करोगे, दूसरी तरफ, तो होगा क्या? वो लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस ही बन जाएगी बेसिकली। ये बात दिख रही है? 60 डिग्री रोटेट करके लाओगे तो वो जो रेड वाली लाइन है जिसके ऊपर मैं ग्रीन वाली बना रहा हूं, एक्स एक्सिस ही बन जाएगी वो, ठीक है। तो उसका स्लोप कितना आ जाएगा अपने पास उस केस में? इस केस में स्लोप आ जाएगा 0।
तो अब यहां पर हमें बोला गया है एल ऑल्सो इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। इंटरसेक्ट तो दोनों कर रही है, हालांकि जो नीचे वाली बन रही है वो तो कोइंसाइड ही करेगी, लेकिन ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन नहीं मांग रहा, वो √3 वाली लाइन मांग रहा है। तो स्लोप अपने पास √3 आ चुका है और 0.3, -2 है ही। तो हम लिख लेंगे y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मैच कर लेना जिसके साथ ये मैच कर रही है। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर दिक्कत है तो जल्दी से रिप्लाई कर दो, मैं इतनी देर मेथड 2 भी बता देता हूँ। मेथड 2 अपने पास क्या होता है, अगर तुम ज्योमेट्री के चक्करों में ना पढ़ना चाहो, मान लो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो हम जानते हैं अगर हमारे पास एक लाइन गिवन हो y इक्वल टू mx प्लस सी, हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो x1 y1 पॉइंट से पास करे और इस गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाए। ध्यान से सुनना, टॉपिक क्या दिला रहा हूं। लाइन दी हो y इक्वल टू mx प्लस सी, गिवन लाइन है। एक ऐसी लाइन चाहिए जो x1 y1 पॉइंट से पास करे और इसके साथ अल्फा एंगल बनाए। तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, y - y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा x माइनस x1। तो x1 y1 के जो गिवन पॉइंट है कितना है, 3 -2। तो y1 की जगह -2, x1 की जगह 3। m क्या है, गिवन लाइन का स्लोप। हमें जो लाइन गिवन है उसका स्लोप कितना है, -√3 प्लस माइनस अल्फा का मतलब जितना एंगल हम बनवाना चाह रहे हैं। हम कितना एंगल बनवाना चाह रहे हैं, 60 डिग्री। तो 1060 डिग्री कितना होगा, √3। 1 माइनस प्लस m का मतलब दोबारा -√3, टेन अल्फा का मतलब √3। एक बार ऊपर प्लस लोगे नीचे माइनस लोगे, एक बार ऊपर माइनस नीचे प्लस, दो लाइन आएंगी। चेक कर लो दोनों लाइन में से कौन सा गिवन ऑप्शंस में है। तो यहां पर तुम सिंपल इक्वेशंस की मदद लेके सोल्व कर सकते हो, ज्योमेट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मेरे हिसाब से ज्योमेट्री कर लो, थोड़ा आसान रहेगा। किसी को दिक्कत है तो जल्दी से मेथड 2 रिपीट। मेथड 2 में तो कुछ है ही नहीं, मेथड रिपीट में तो फॉर्मूला लगाया बस अपनों ने। प्रूफ तो कुछ नहीं है इसका, बस वही है, इसके साथ स्लोप चाहिए तो उसका स्लोप मान लो m है रिक्वायर्ड लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है और इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है। तो m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 1060 डिग्री यानी √3। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, मैं देख लूं। कुछ नहीं किया हमने, ये किया है, हमें लाइन तो गिवन ही थी ना, देखो √3x प्लस y इक्वल टू 1। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -√3। जो लाइन हमें निकालनी है हमें नहीं पता उसका स्लोप कितना है, हमने मान लिया m है। दोनों के बीच में एंगल तो पता ही है ना, तो एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू आ जाएगा 1060 डिग्री यानी √3। ठीक है, ये आ जाएगा। इस पे मोड भी लगाना पड़ेगा। मोड लगाकर तुम m की दो वैल्यू निकालोगे यहां से, वो दो वैल्यू यही आती हैं जो यहां पर लिखा हुआ है ना, ये चीज। तो पूरा सोल्व करके यही फॉर्मूला बनता है वो। हाँ भाई बोलो, कुछ दिक्कत है तो, नहीं तो आगे बढ़े। हर्षित स्ट्रेट लाइन टफ लग रहा है तुझे सर्कल से थोड़ा, बेटा सर्कल स्ट्रेट लाइन ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। ज्योमेट्री भी कम यूज होती है, फॉर्मूले वही गिने चुने से हैं, बाकी अपना अपना हिसाब है। अच्छी बात है अगर सर्कल आसान लग रहा है तो, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला और भी आसान लगेंगे फिर। हाँ भाई यस या नो लिख के भेजो अगर सिक्स्थ वाला क्लियर हुआ दोनों मेथड। मेथड 1 तो देखो है ही आसान, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सोल्व तो करना ही नहीं पड़ा, ज्योमेट्री से काम चल गया। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से तो कोई बचा नहीं, बाकी अगर कोई बचा है एडवांस प्रीवियस ईयर में तो बता दो, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन गलती से रह गया हो तो। ठीक है, हो चुके हैं सबके, हो चुके हैं, रिप्लाई आ रही है। अब हम करेंगे इंटीजर टाइप। टाइम कितना हुआ है, कितनी, 4:30 बजे क्लास होती है ना तुम्हारी, भी तो पढ़ा। इंटीजर टाइप बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो जो डाउट है तुम्हारे। सेकंड क्वेश्चन डाउट है पहले। सेकंड क्वेश्चन में देखो तुम्हें क्या बोला गया, 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है a³ अपॉन a-1 कोमा a² - 3 अपॉन a-1।
एक पहला पॉइंट है, सेम बी के साथ है, बस ए की जगह बी पुट किया और कोई फर्क नहीं है। और तीसरा जो है, ध्रुव मैंने मना किया था ये क्वेश्चन, मैंने कब मना कर दिया ये? चलो तुम्हें बोला गया ये 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। मना नहीं, फिर मैंने तुम्हें ये कहा होगा कि इसको करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। इसको करने के सॉरी 2 तरीके होते हैं। एक अभी तरीका डिस्कस करेंगे, दूसरा भी एक आसान तरीका होता है, वो डिटर्मिनेंट से होता है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगती हैं, वो मैंने कहा था कि वो तरीका 12th में करेंगे, वो भी बता दूंगा, हल्का सा आइडिया दे दूंगा, बाकी पूरा तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे वो। तो जो 11th में कर सकते हो वो तरीका देख लेते हैं अपने। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ये बोला गया। तो मान लो यहाँ पर ए वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पर बी वाला आ गया, सी वाला आ गया। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, तुम इसको जनरल लिख दो। जनरल लिखने का मतलब, इसको मान लो अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा -1, अल्फा स्केयर -3 अल्फा -1। इसी टाइप के पॉइंट है ना तीनों, अगर तुम नोटिस करो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीनों इसी टाइप के पॉइंट्स हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो किसी ना किसी लाइन पर तो आ ही रहे होंगे ना। हमें कोई आइडिया नहीं कि वो लाइन की इक्वेशन क्या है, हम मान लेते हैं। मैंने मान लिया लाइन की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मत मानना, सी मान लिया तो वो ऑलरेडी सी दिया हुआ है, तो कुछ भी मान लो, बीटा मान लो जैसे, या बीटा छोड़ो, क्या मानोगे, डी मान लो, डी भी नहीं, के मान लेते हैं, चलो कुछ भी मान लो, ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सी मत माना, एबीसी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस के। अब ये जो हमने जनरल पॉइंट लिखा है अल्फा वाला, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए लाइन को, तो लाइन में उठाकर पुट कर दो। तो y कोऑर्डिनेट की जगह अल्फा स्केयर -3 अपॉन अल्फा -1 इक्वल टू m इंटू एक्स, का मतलब अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा -1 प्लस के। थोड़ा सा एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा, सोच के देखो, ऐसा कुछ। अब मैं अल्फा में एक क्यूबिक इक्वेशन बना लेता हूं, तो m अल्फा क्यूब, अल्फा स्केयर को उधर लेकर आओगे तो माइनस का अल्फा स्केयर प्लस के अल्फा, और साथ में आ जाएगा 3 माइनस के इक्वल टू 0। सोच के देखो, अल्फा में एक क्यूबिक इक्वेशन बनी। अब अल्फा क्या क्या वैल्यू ले सकता है, अल्फा की क्या क्या वैल्यू आएंगी सोल्व करने के बाद, ए वैल्यू आनी चाहिए, बी वैल्यू आनी चाहिए, सी वैल्यू आनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम अल्फा को ए पुट करोगे तो पहला पॉइंट मिल जाएगा, अल्फा को बी पुट करोगे तो सेकंड पॉइंट, अल्फा को सी पुट करोगे तो तीसरा पॉइंट। और तीनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब एबीसी तीनों अल्फा की वैल्यूज पॉसिबल हैं। मतलब एबीसी इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे, ये बात हम कह सकते हैं। तो अब देखो, यहां से मैं क्या बता सकता हूं, यहां से मैं ये बता सकता हूं कि अगर मुझसे बोला जाए a प्लस बी प्लस सी बताओ, तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, इसके लिए सम ऑफ रूट्स है। a प्लस बी प्लस सी क्या है, इसके लिए सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b अपॉन ए, 1/m। अगर मैं बात करूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, ये है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, जिसकी वैल्यू आती है k/m। और अगर मैं बात करूं a इंटू बी इंटू सी, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, जिसकी वैल्यू आ जाएगी k-3/m। सबकी वैल्यू आ गई। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, हमसे वैल्यू मांगी किसकी है इसने, एबीसी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और प्लस में है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू वो मांग रहे हैं। तो एबीसी की वैल्यू कितनी है, k-3/m, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसकी वैल्यू कितनी है, k/m प्लस 3, ए प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू हमने निकाली है 1/m। तो यहां से आ जाएगा k-3/m माइनस k/m, प्लस में आ जाएगा 3/m। सबको ऐड करोगे तो नेट आंसर आ जाएगा अपने पास 0। ये आंसर है। तो ये तो वो मेथड 1 जो हम अभी कर सकते हैं। करण ने लिखा है k इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो उससे मतलब क्या कहना चाह रहा है बेटा, मतलब अगर k 0 हुआ तो सेंटेंस लिखना है। तो वो गेम थोड़ा ना खेल रहे हैं कि गेस करो आगे क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे डाउट क्या होगा। k 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तेरी बात से सहमत हूं, अगर यही डाउट है तो ठीक है। अब इससे तुझे कोई दिक्कत है k के 0 होने से, तो बेटा लिख के भेज, स्लोप सेम करके आ जाएगा, कर लो, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी उसमें, क्योंकि स्लोप सेम करते वक्त बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी।
देख बेटा, जब मैं कहता हूँ ना, एक तो मेरी बात समझो, जब मैं कहता हूँ कि उससे आ जाएगा, उससे मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो तुम कंसेप्ट लगा रहे हो वो गलत नहीं है, आगे जाके बिल्कुल कैलकुलेशन अटक सकती है। ठीक है, जैसे मैं कभी कभी तुम्हें दो तीन मेथड बताया तो मैंने कहा कि हाँ कंसेप्ट में बताने का मेरा वो है कि कंसेप्ट ये काम करेंगे, हो सकता है कि उसमें जाके कैलकुलेशन गंदी हो रही हो, वो तो मैं खुद मानता हूँ, मतलब आंसर आना चाहिए आइडियली अगर बात करें हम, वो हो सकता है कि 2 पेज के, 2.5 पेज के, 3 पेज के बाद आए, वो फिलहाल हम नहीं कह सकते, वो काम करना चालू करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आ जाना चाहिए, मेन बात हुआ अगर आइडियली बात करें। अब किसने कहा है कि तीनों सेम फॉर्मेट में ना होते, सेम टाइप के पॉइंट्स ना होते, तब क्या करते? तब वो सवाल ही ना पूछता, वो तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स ना देता। वो तुमसे ये ट्रिक यूज करवाना चाह रहा है तभी उसने ये दिया है, अगर ना होता तो फिर अपने कर नहीं पाएंगे ये वाला सवाल। ठीक है, या फिर उसके लिए हमें कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो पॉइंट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं देगा। ऐसे सवाल उसने पूरे क्वेश्चन बैंक में पूछे हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो रिलेशन बताओ, तो लेकिन वहां पर इतने गंदे रूट्स नहीं देता, अपने पास इतने गंदे पॉइंट्स नहीं देता। तो इतने देने का पर्पस उसका यही था कि चलो पॉइंट्स भले ही देखने में अजीब से हैं, क्यूब भी आ रहा है, स्केयर भी आ रहा है, अपोन में भी कुछ आ रहा है, लेकिन पैटर्न सब में सेम है। रूट्स एबीसी गिवन है क्या? नहीं, वो गिवन नहीं है, वो हमने अपने आप जुगाड़ लगाया है। वो जुगाड़ क्या लगाया हमने, हमने कह दिया कि अल्फा हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अल्फा को ए पुट करेंगे तो पहला पॉइंट आ जाएगा, अल्फा को बी पुट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, अल्फा को सी पुट करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। मतलब अल्फा की जो वैल्यूज हैं एबीसी, वो तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो इसलिए हमने मान लिया कि जो सेटिस्फाई करती हैं अल्फा की वैल्यूज वही तो इसके रूट्स होते हैं, रूट्स का मतलब यही होता है, तो इसलिए एबीसी रूट्स हैं। वो हमने अपनी तरफ से जुगाड़ लगाया है। अभिषेक कह रहा है आरएचएस वाला एक्सप्लेन कर दो। आरएचएस वाला ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाली चीज, ये अपने मन से नहीं लिखी है, इसकी वैल्यू उसने मांगी है हमसे कि इसकी वैल्यू बताओ। तो एबीसी का मतलब है सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, उसकी वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, देखो वो वैल्यू उठाकर ऊपर पुट कर दी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मतलब क्या है? सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, वो वैल्यू के बाई एम है, वो पुट कर दी, ये है। तो ये तो होता है पहला मेथड जो तुम अभी कर सकते हो, मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। दूसरा मेथड ये होगा कि तुम जानते हो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया 0 होना चाहिए। तो तुम क्या लिख दोगे? जैसे पहला पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट है ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन, ए स्केयर -3 अपॉन ए -1 फिर 1। दूसरा पॉइंट है बी स्केयर अपॉन, सॉरी, बी क्यूब अपॉन बी -1, बी स्केयर -3 अपॉन बी -1 1। और तीसरा है सी क्यूब अपॉन C-1, सी स्केयर -3 अपॉन C-1 1। ये डिटर्मिनेंट कितना कर दोगे? 0, 1/2 आना था वो 0 हो गया। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो तुम 12th में पढ़ोगे, वो लगा सकते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी तो क्या होती है कि तुम ये वाला A-1 जो है ना, इसको बाहर निकाल सकते हो। अगर ये बाहर आएगा तो बेसिकली सबको अंदर A-1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सबको अगर अंदर A-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। ऐसे ही इन सबको B-1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये आ जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो C-1 से, तो ये आ जाएगा। इस तरफ की है तो उसी दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, 0 के साथ करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा। फिर कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जो पहली रो है इसको बोलते हैं रो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये दूसरी रो है। पहली रो में से दूसरी रो माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्केयर -3 में से बी स्केयर -3 गया तो ये बच जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। A-1 में से B-1 बच गया तो A-B। ऐसे दूसरी में से माइनस कर सकते हो तीसरी वाली, तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी स्केयर -C स्केयर, B-C। तीसरे वाले को फिर मजबूरी होती है कि सेम रखना पड़ता है अगर दो को चेंज कर चुके हो। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हो हम इन डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये तभी करने का मतलब है जब 12th में प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन दूसरा मेथड ये भी पॉसिबल है। फिलहाल के लिए मैं साफ कर रहा हूँ, नोट करने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। किसी ने बोला है फोर्थ क्वेश्चन, वो देख लेते हैं क्या है।
फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई है, मैं सबको पहले एक तरफ करता हूं। 9x³ प्लस 9x² माइनस 45x² इक्वल टू में जो है उनको भी इधर ले आते हैं, माइनस का 4y³ और माइनस का 4xy² और प्लस का 20y² इक्वल टू 0। हमें कहा गया है कि ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तीन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तीन अलग अलग स्ट्रेट लाइंस को कंबाइंड करके उनकी इक्वेशन लिखी गई है। तो फिर हमसे पूछा गया कि जो इनसे बनने वाला ट्रायंगल है उसका एरिया बता दो कितना आएगा। तो भाई जल्दी से रिप्लाई करो, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? पहले मैं तुमसे सवाल पूछता हूं एक दो, डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री 3 है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, एल्जेब्रिक इक्वेशन समझते होगे, जिसमें साइन एक्स, log x, tan x ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, सिंपल नंबर होनी चाहिए, एक्स और वाई की पावर्स होनी चाहिए। तो डिग्री 3 की इक्वेशन है और होमोजीनियस है, मतलब होमोजीनियस नहीं है, सॉरी, कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये जो है वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। चेक करो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास जो सबसे छोटी डिग्री की टर्म्स हैं उनको जीरो कर दो तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस आ जाएंगी। जैसे देखो, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, 4y³ इसकी डिग्री भी 3 है, 4xy² इसकी डिग्री भी 3 है। तो कम डिग्री वाले कौन कौन से हैं? इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। ये स्मॉलेस्ट डिग्री की टर्म्स हैं इस इक्वेशन में। कौन कौन सी? -45x² प्लस 20y² इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वो दो लाइन हैं जो ओरिजिन से पास करेंगी। ठीक है, ये हम यहां पर डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45x² इज इक्वल टू 20y²। यहां पर होगा 9x² इज इक्वल टू 4y²। ठीक है, तो 9x² माइनस 4y² इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन आ गई ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइंस की। अब तीसरी लाइन हमें और निकालनी है। तो तीसरी लाइन और निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओरिजिनल इक्वेशन को इससे डिवाइड करवा देंगे जो डब्बे में लिखा हुआ है। तो डिवाइड करवाओगे तो 9x² माइनस 4y², ओरल भी कर सकते हो, देखो कैसे। ये वाला मेथड समझ नहीं आया सर। हाँ, अगर फैक्टराइज करना चाहो तो डायरेक्ट फैक्टराइज कर लो, नहीं तो ये वाला, जैसे मैं बेटा ये कर रहा हूँ, एक मिनट, जैसे मान ले मैं तुझे कहूं, मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, हो सकता है मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं पहले बोल दूं, गलत हो सकती है वो, लेकिन मान ले ये है, मान ले एक इक्वेशन है, इसमें एक्स और वाई की कुछ पावर्स आ रही हैं, और मान ले इसमें से स्ट्रेट लाइन निकालना पॉसिबल है। डिग्री 4 है तो कितनी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगी? 4 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देख, हो सकता है मैं पहले बोल दूं, हो सकता है 4 लाइंस को रिप्रेजेंट ना कर रही हूं, क्योंकि रैंडम इक्वेशन लिखी है, जरूरी नहीं होता कि लाइंस रिप्रेजेंट होंगी होंगी। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये भी छुपे हुए हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता फिलहाल, लेकिन मान लो चल रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटी डिग्री की टर्म्स क्या है? अगर ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है तो इसकी डिग्री तो कितनी है? 4 है, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, तो मिलाकर डिग्री कितनी होगी? 2 + 2 4। यहां पर x की पावर 1, वाई की पावर 2, डिग्री हुई 3। 4xy इसकी डिग्री है 2, फिलहाल सबसे छोटी डिग्री की टर्म ये है। -3y² इसकी डिग्री भी है 2, वाई की पावर 4 इसकी 4 है। तो इस पूरी इक्वेशन में सबसे कम डिग्री की टर्म्स कौन कौन सी हैं? 4xy -3y², ये है। इनको कर दो इक्वल टू 0, तो 0,0 से पास करने वाली हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या आई? y कॉमन लो, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो पहली लाइन तो आ गई y इक्वल टू 0, दूसरी लाइन आ गई 4x इक्वल टू 3y। ये तरीका होता है। इस चीज का तो मैं तुझे यही प्रूफ देने लग जाऊंगा। तो इक्वल टू 0 क्यों रखा? इक्वल टू 0 मैंने थोड़ा रखा है। हाँ अच्छा, वो क्यों रखा भाई? वो देखो प्रूफ अब हर चीज का तो नहीं दे सकता मैं तुम्हें इस टाइम पे, और वैसे भी ये जो कंसेप्ट है वो पढ़ाया जाता है कहाँ पर? एओडी में।
अगले साल एओडी पढ़ोगे, वहां पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंसेप्ट यूज हम पहले करना चालू कर देते हैं, लेकिन जो इसका प्रूफ है वो वहीं हो पाएगा। बाकी देखना चाहो तो देख भी लो यार। एक मिनट रुको, लिमिट के बारे में आइडिया होगा नहीं तुम्हें, फिजिक्स में आता नहीं तुम्हारा आज पे कुछ नहीं, फिजिक्स में लिमिट तो नहीं। एक बार प्रूफ छोड़ो, इसका प्रूफ बिना लिमिट के, एक मिनट रुको। प्रूफ देखो इसका ऐसा सा होता है, मैं चलो कोशिश कर लेता हूँ चालू करके, जहां से दिक्कत आए फिर बता देना, रुक जाएंगे वहीं पर। होता ये हमें इतना पता है सॉरी, एक्चुअली ये जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ ये तुम्हें अधूरा रिजल्ट बता रहा हूँ। अधूरा इसलिए बता रहा हूँ, कोई जितना काम किया उतना है। ये असल में 0,0 से पास करने वाली लाइंस नहीं आई है, ये 0,0 पर जो टेंजेंट्स बने हैं उनकी बात की जा रही है। ये जो हमने लाइंस की इक्वेशन निकाली है ना, ये एक्चुअली क्या आ रही है, टेंजेंट्स एट 0,0 आ रही है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी कर्व दिया हो और हमें 0,0 पर टेंजेंट निकालने हो, तो लोएस्ट डिग्री की टर्म्स को 0 करो, सोल्व करो, लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी, वो टेंजेंट्स है। तो इसका कारण ये होता है कि अगर तुम 0,0 पर टेंजेंट निकालना चाह रहे हो, तो हमें पता है 0,0 से जो भी लाइन पास करेगी वो y इक्वल टू mx टाइप की होगी, ये बात हम जानते हैं। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि y अपॉन x जो होगा वो m के बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, स्लोप के। अब तुम ये देखते हो कि यहां पर सबसे कम डिग्री किसकी है, एक तो 4xy की है और 3y² की है, इनकी डिग्री है कितनी, 2। तो जानबूझकर मैं किससे डिवाइड करवाऊंगा, x² से। अगर मिनिमम डिग्री 3 होती, मिनिमम डिग्री है यहां पर 2, अगर मिनिमम डिग्री 3 होती तो मैं किससे डिवाइड करवाता, x³ से। मिनिमम डिग्री 5 होती तो मैं x की पावर 5 से डिवाइड करवाता, तो यहां पर डिवाइड करवाऊंगा x² से। 4x की पावर 4, इसको x² से डिवाइड करवाओगे तो 4x², 4x²y², इसको डिवाइड करवाओगे तो 4y², -16xy², इसको करवाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 16, एक x कटेगा, y इंटू वाई अपॉन एक्स। सोच के देखो, हर टर्म को x² से डिवाइड करवाया गया। 4xy को करवाओगे तो 4 इंटू वाई अपॉन एक्स, इसकी क्या दिक्कत चालू होगी, -3 इंटू y² को करवाओगे तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, साथ में आएगा y की पावर 4 अपॉन x² इक्वल टू 0। 4x² प्लस 4y² -16y, y अपॉन एक्स को क्या रख सकते हो, m रख सकते हो, जो कि स्लोप है। यहां पर देखो जो मैंने लिखा है अभी डब्बे में, प्लस में आएगा 4m, माइनस में आएगा 3m का स्क्वायर, y² अपॉन x² वो तो बन जाएगा m का स्क्वायर, और साथ में एक y² बच जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्लोप, चाहिए m चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर ये कर्व है हमारे पास 0,0 से पास करने वाला कोई भी रैंडम कर्व, तो जैसे जैसे मैं 0 को अप्रोच करूंगा तो क्या होगा, x 0 की तरफ जाएगा और y भी 0 की तरफ जाएगा। अब यहां पर हम कंसेप्ट लेकर आते हैं लिमिट्स का। ठीक है, यहां पर किसका कंसेप्ट लेकर आते हैं, अपने लिमिट्स का। तो यहां पर कंसेप्ट होगा लिमिट्स का। तो एक्चुअली x और y को 0 पुट नहीं कर रहे हैं हम, 0 की तरफ लेकर जा रहे हैं, मतलब हम इनकी वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 0.0000000001। ठीक है, तो होगा क्या, उस पर 4x² 0 आ जाएगा, 4y² भी 0 आ जाएगा, y 0 है तो माइनस का 16ym ये भी 0 आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 4m, साथ में आएगा माइनस का 3m², और ये वाला जो नंबर है y² m² वो भी 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से चेक करो, स्लोप की दो वैल्यू आई, एक 0 और एक 4/3। यहां पर भी कितनी वैल्यू आई थी, स्लोप की 0 और 4/3। तो ये कंसेप्ट होता है। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं, थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा बहुत भी आ गया तो वो भी ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, अब मैंने यहां पर किसकी बात करनी है, यहां पर हमारे पास कर्व नहीं है, जो मैंने रिजल्ट निकाला है वो टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाली है। लेकिन अगर तुम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन के लिए टेंजेंट वो खुद होती है। जैसे सर्कल के लिए तो चलो मान लो ये आ गई, स्ट्रेट लाइन में वो खुद ही टेंजेंट है। तो टेंजेंट निकाल लो या लाइंस की इक्वेशन निकाल लो, वो एक ही बात है।
तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे छोटी जो 2 डिग्री की टर्म्स हैं, -45x² और 20y², उनका सम 0 किए। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, 9x² -4y² से इसको डिवाइड करवा दोगे। तो देखो 9x³ बनाने के लिए यहां पर लिखना पड़ेगा x। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन चेक करो, देखो मुझे बनाना कितना है, क्या हो गया इसको, मुझे यहां पर बनाना कितना है, 9x³। 9x² पहले से है तो इंटू एक्स करना पड़ेगा, तो वो कर दिया। फिर है 9x²y, वो कब बनेगा, जब 9x² को y से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस y आ गया। साथ में चेक करो और क्या चाहिए, 20y²। 20y² कब मिलेगा, जब -4y² को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 0। तो एक लाइन तो क्या आ गई, x + y -5 इक्वल टू 0, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है, देखो अब यहां से है 9x² इक्वल टू 4y², तो रूट हटाकर सोल्व करोगे तो दूसरी लाइन आ जाएगी 3x इक्वल टू 2y, और तीसरी लाइन अपने पास आ जाएगी 3x इक्वल टू माइनस का 2y। ये हमारे पास 3 लाइंस आ गई। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो ट्राइंगल पता लग जाएगा कैसा बन रहा है। एक ऐसा सा ट्राइंगल बनेगा यहां पर तुम्हारे पास, वो बना लेना, इस क्वेश्चन में पहले बहुत टाइम लगा चुके हैं, आसान बनेगा। ये ट्राइंगल बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे तीनों के, जैसे ये तो 0,0 आ गया, बाकी के 2 पॉइंट भी निकाल लेना इक्वेशन सोल्व करके, और वहां से अपने पास पॉइंट्स आ गए तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आसान हो जाएगा। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये बस, ये तो जो तुमने प्रूफ मांग लिया और जो टॉपिक समझ में नहीं आया था तुम्हें कंसेप्ट, वो उसका प्रूफ है एक तरह से, और एक बार पता होगा फिर अपना ये 2-4 लाइन कहिए। प्रॉपर जो तरीका है सवाल में जो चाहिए था वो सिर्फ इतना है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा। रुद्र कह रहा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। भाई तो फिर या तो इंस्टीट्यूट में आके समझना इस पे, या सबकी दिक्कत आई है भाई, बताओ जल्दी से। सबकी दिक्कत है तो मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा, नहीं तो फिर एक आध बच्चे की है तो वो अलग से आके समझ लेगा। और जो प्रूफ है वो उसकी चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग मिलेगी, कल तक ही मिल पाएगी, आज तो नहीं मिल पाएगी। प्रूफ की चिंता मत करो, वो अभी काम का नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाह रहा, वो तो तुम में से 2-4 लोगों ने बोल दिया कि बता दो, छोड़ो उसको एक बार। लिमिट लुमिट का पंगा है और टेंजेंट का पंगा है, ठीक है। लेकिन बस इतना समझ लो, हमारे पास एक 3 डिग्री की इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन टाइप की थी, हमें ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस चाहिए थी। ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी डिग्री की टर्म्स हैं, जैसे देखो बाकी सबकी डिग्री 3 है, 2 टर्म ऐसी थी जिनकी डिग्री 2 थी, उनको अलग से लेकर हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो मैंने कहा अगर उनको सोल्व करोगे इन इक्वेशंस को, तो 2 लाइन तो तुम्हारे पास वहां से आ जाएंगी, कौन सी, 3x इक्वल टू 2y और 3x इक्वल टू -2y। और तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, ओरिजिनल को इससे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 3 लाइन बनी कैसी होंगी, L1 इंटू L2 इंटू L3 इक्वल टू 0 करके तो आई होंगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखते हो, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। यहाँ क्यूबिक है तो 3 लाइन को मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो L1 इंटू L2 तो आई चुके कंबाइंड इक्वेशन। अगर L1 इंटू L2 से डिवाइड कर दोगे तो कौन सी इक्वेशन बच जाएगी अपने पास, L3 की इक्वेशन बच जाएगी, तो वो निकाल ली हमने यहाँ पर। तो डिवाइड करा तो x + y - 5 L3 आ गई, तीनों लाइन आई, तो इससे अब एरिया निकालना आसान है। ऐसा क्यों किया, क्यों सबसे छोटी, ये तो प्रूफ है उसका जो बताया, सबसे छोटी वाली का क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी वाली बचेगी ना, बाकी सब तो 0 हो ही जानी है, क्योंकि किसी में x बचेगा, जैसे यहाँ पर x² बचा हुआ है, किसी में y² बचेगा, किसी में सिर्फ y बचेगा, वो तो x और y को 0 पुट करने से 0 बन ही जाएंगी, सिर्फ जो छोटी टर्म्स होती हैं वो बचती हैं हमारे पास, और उनसे ही लाइंस डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल में मैं जा भी नहीं पाया, वो जब चैप्टर पढ़ोगे तो अगले साल देखी जाएगी, फिलहाल ये कंसेप्ट सीख लो बस। बाकी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है तो कल डिस्कस करेंगे, कल भी तुम्हारे पास कल भी इंटीजर टाइप ही डिस्कस होंगे, इंटीजर टाइप, और अगर ये पूरे हो गए तो कॉम्प्रीहेंशन,